मेरी सास हर रात मेरे सिर में ऐसा क्या लगाती थी जिससे मैं बेहोश हो जाती थी। सच जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश जा रहा था और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर आज उनके जाने का समय आ गया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने मुझे एक बार पलट कर देखा था। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कमरे में ले गईं और कहने लगी, क्या पागल हो गई हो जो अपने पति के जाने पर ऐसे फूट फूट कर रो रही हो? मेरे घर में अपशगुन फैला रही हो। चुप करके यहीं बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसा गुजरेगा। मेरी सास ने मुझे डांट दिया। उसी समय मैं वहीं पर चुप होकर बैठ गई। शाम को जब मैं उठी तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी सास मुझे घूर घूर कर देख रही थी, सर से पैर तक। वह मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे किसी खास काम के लिए देख रही हों। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, यह लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रही हो? यह तो सुहागिनों की निशानी है और तेरा पति तो विदेश चला गया है। अब तो यह दुपट्टा उतार और काले रंग की चादर ओढ़ ले, अच्छा नहीं लगता। तेरा पति विदेश में है और तू ये सब किसके लिए कर रही है? अपनी सास की ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पति काम से विदेश गया था। भगवान ना करे मैं विधवा तो नहीं हुई थी, लेकिन सास की जिद के आगे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। उसी समय मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपनी अलमारी से काले रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। वैसे तो मुझे यह रंग पसंद नहीं था, सिर्फ निशांत की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज अपनी सास के कहने पर मुझे यह रंग हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। वह चादर ओढ़कर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में ही लेट गई। जब मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई, मैं तो अपने गम में भूल ही गई थी कि पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब मेरा पति ही यहाँ नहीं है तो ससुराल में मेरा क्या काम है? खैर, मैं रात भर इस बारे में सोचती रही और जब सुबह उठी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी यही एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल सकता था और अपने मायके चली जाती। लेकिन मेरी सास को तो जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। मेरे सिर में दर्द और बढ़ गया। फिर मेरी सास बोली, अगर तुम्हारा दर्द ठीक नहीं होता है तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे माँ से मिलने जाना है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो वो हंसकर बोली कि तेरे दिल पर कौन सा बोझ जो तुझे हल्का करना है? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगी, हम भी तो 1 साल तक अपने पति से दूर रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना बदला मुझसे ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पर आकर बैठ जाओ, यहाँ से उठना नहीं तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मैं वहीं बैठी रही। मेरी सास कमरे में से एक लाल रंग की बोतल लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी, पैर ऊपर करके ठीक से बैठ जाओ। पता नहीं अब यह मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैंने दिल में सोचा। मेरी सास में कुछ लाल रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाला और वह मेरे सर पर लगाने लगी। वह तेल बहुत कड़वा था और मुझे उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के बालों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरी सास ने तेल मेरे सिर पर लगाना शुरू कर दिया और सास हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि जा, तुझे आराम हो जाएगा। ये ऐसा तेल है जिससे 8 से 10 दिन लगाने से ही तबीयत ठीक हो जाती है। यह तेल हमारे घर में पहले इस्तेमाल होता था, बल्कि मेरी सास भी मुझे यही तेल लगाया करती थी। अब मैं वहीं पर बैठी रही। मेरे सर के दर्द का बहाना तो कर लिया था, लेकिन मैं बुरी तरह से फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने मलमल कर मेरा सिर छोड़ा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। वह मेरी सास से रोज़ाना मिलने आया करती थी। उसे देखते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और बोली, आजा कांता, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी बहू ने सिर में
बहुत तेज़ दर्द था। मैंने मालिश की तो यह सही हो गई। मेरी सास तो बहुत खुशी से यह बात बता रही थी, पर मैं अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद मैं इनके लिए चाय बनाकर लाई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं उसी समय अपने कमरे में जाकर लेट गई और मुझे जल्दी ही नींद आ गई। रात के 8 बज गए। मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से बुलाया और कहने लगी कि आजा बहू, आकर खाना खा लो। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट तक बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया। हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा। ऐसा रोज़ नहीं होता था। खाना खाने के बाद तो वह मुझसे अपने पैर दबाने को कहती और कभी मुझसे बर्तन धोने को कहती थी, लेकिन आज मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मुझे इतनी गहरी नींद आई जैसे किसी ने मुझे नशा दे दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे यह तेल लगाया था, लेकिन इससे तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरा दिल भी बेचैन हो रहा है। तो मेरी सास ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 8-10 दिन बाद ही तो ये तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत खराब है। इस तेल से शुरू में ऐसा ही होता है। अपनी सास की बातों से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत जैसे ही खराब हो रही थी, मैंने सोचा इस तेल की शीशी को छुपा दूंगी। मैंने ऐसा ही किया। दोपहर को जब वो पड़ोस में गई तो मैंने कमरे में जाकर वह तेल की बोतल उठाई और अलमारी के पीछे छुपा दी। सोचा अगर मेरी सास ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझसे यह रोज़ रोज़ की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने छुपाना ही बेहतर समझा था। जब मेरी सास घर में वापस आई तो उन्होंने तेल की बोतल ढूंढना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगी कि तेरे सिर की मालिश करनी है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं भी उनके सामने ऐसे जता रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। उसके बाद सास इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और पूरा घर सिर पर उठा लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें मेरे सिर के दर्द से इतनी क्या तकलीफ़ थी कि वो ये तेल मेरे सिर में लगाना चाहती थी, क्योंकि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इतनी फ़िक्र भी कर सकती हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि अलमारी के पीछे से वह तेल की बोतल दे दूंगी, लेकिन फिर मैंने उनको इस चीज़ के लिए इतना परेशान देखा तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था। फिर मुझे उनके ऊपर शक हो रहा था और वह तेल लगाने के बाद मुझे सारी रात नींद आती रहती है। उस तेल को लगाने के बाद तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती और ऐसे लाल तेल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, जिससे मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो रही हो। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया हो। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो मैंने दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और देखने लगी। वहाँ पर 2 से 4 आदमी खड़े थे। उनसे पता नहीं मेरी सास क्या बात कर रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मेरे कमरे की भी लाइट भी बंद थी। मैंने वहाँ से 2 आदमियों को छुपके छुपके जाते देखा। पहले मैंने सोचा कि मेरे सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कोई रिश्तेदार होता तो ऐसे चोरी छुपे तो नहीं आता। दिन की रोशनी में भी तो मिलने आ सकता था, रात में क्यों आया। अब तो मुझे मेरी सास पर शक और भी पक्का हो गया था। जब मैं सुबह उठी तो बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मुझे देखने लगी और कहने लगी कि रात को नींद ठीक से तो आई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं सो गई थी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ तेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज ही तुझे शांता की माँ के यहाँ लेकर चलूँगी। तुम तो जानती हो कि वो कितनी माहिर है, उससे बहुत औरतें दवा लेने आती हैं, उनके पास हर मर्ज की दवा होती है। मेरी सास ने मुझे समझाया, लेकिन मैं जानती थी कि शांता आंटी की माँ एक पाखंडी है, इसलिए मेरा उनके पास जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वह कड़वा तेल लाने की, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। वो मुझसे कहने लगी, तुझे क्या पता तेरी तबीयत ठीक है या नहीं, आज ही मैं तुझे लेकर जाऊंगी और तेरा इलाज करवाऊंगी। तू फिक्र मत कर, तू शाम को तैयार रहना। अपनी सास की बात सुनकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे इलाज नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगी, मेरे सामने जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तेरे पति से कह दूंगी तू मेरी कोई बात नहीं मानती। बस मेरी यही एक कमज़ोरी थी जिसका फ़ायदा मेरी सास उठा रही थी। अब शाम को तैयार हो गई और मेरी सास मुझे ले जाने के लिए तैयार थी और हम शांता की माँ के पास पहुँच गए। वैसे तो वह बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनकी दवाओं पर यकीन नहीं था। वह बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी। सास ने उनको मेरी तबीयत के बारे में बताया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने मुझे पिछली बार दिया था, आपके पास अगर हो तो। थोड़ी देर खामोश रही और फिर एक लड़की को आवाज़ दी और उससे वो तेल की शीशी लाने को कहा। वह लड़की वह तेल की शीशी लेकर आई और उसने मेरी सास को दे दी। साथ में उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे लेकर घर वापस आ गई। उस तेल को लाने के बाद मेरी सास बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मुझे यह सब का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए अपनी सास को अपने सिर में तेल लगाने नहीं दूंगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने वही किया और मैंने उसी तरह की शीशी ली और सरसों का तेल भर दिया और उसमें लाल रंग भी मिला दिया। मेरी सास को जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनकी बोतल बदल दी। रात को रोज़ की तरह मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी सिर की मालिश करने लगी। जब मालिश अच्छे से हो गई तो वह कहने लगी, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जबकि मुझे तो कोई बीमारी थी ही नहीं। खैर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी, मुझे थकावट भी नहीं हो रही थी, जबकि उस तेल की मालिश के बाद मेरा सिर भारी हो जाता था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आने लगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास को लग रहा था कि मैं सो गई होंगी, इसलिए उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था। वह आवाज़ मुझे ज़्यादा आने लगी तो मैं अपने कमरे के बाहर आई। वहाँ जाकर देखा तो ये आवाज़ें मेरे सास के कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे की तरफ गई तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। 3 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज का सामान दे रही थी। उन लड़कों ने अपने मुंह मास्क से कवर कर रखे थे। तभी मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि यह मेरे दहेज का सामान। ये सोचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मैं दरवाज़ा खोलकर उनके कमरे के अंदर चली गई और अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कि यह लोग कौन हैं और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें क्यों दे रही हैं। मुझे देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुझसे कहा था कि अपने कमरे में जाकर सो जा। वे अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा मुझे ही डांट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं सो नहीं सकती, जो मैंने आपसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दे दो। वह कहने लगी कि तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली। वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि ये मेरा घर है, कि मुझे क्या करना है। उन्होंने हार मान ली और कहने लगी कि मैं जो चाहे करूं, ये मेरा घर है, तो मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। वो लड़के जल्दी से भाग गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी, भला मैं अपनी सास को कैसे छोड़ सकती हूँ। बहस करते करते उन्होंने हार मान ली और कहने लगी कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के यहाँ पहुँचा रही थी। उसके घर मेहमान आ रहे थे, थोड़ी ही दिन की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, लेकिन तुम तो अपने दहेज को हाथ भी नहीं लगाने देती, इसलिए मैं तेरे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी उनको कोई सामान लेने से मना नहीं करती थी। पता नहीं कि उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी लड़ाई बढ़ गई
तो वह मुझे धमकी देने लगी और कहने लगी कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूँगी, क्योंकि तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ और उसे बताऊँगी कि रात को तुम से लड़के मिलने आते हैं। मैं उनकी बात समझ गई थी कि वह मुझे धमकी क्यों दे रही हैं और मुझसे क्या चाहती हैं। वो जानती थी कि मैं उनकी इस बात के आगे मजबूर हो जाती हूँ, लेकिन कब तक वो मुझे इसी बात को लेकर ब्लैकमेल करती रहती। आखिर कब तक वो मेरे पति के नाम की धमकी देकर मुझसे हर बात मनवाती रहेंगी। ये सोचकर मेरे मन में डर सा आ गया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन मैं भी उनके सामने खड़ी रही। मैंने कहा कि आप फ़ोन करें, जिसको आपका दिल करे आप उसे फ़ोन करें। अपने दहेज की कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं दरवाजे के आगे जाकर पड़ी। मेरे सिर में चोट लग गई और मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई और ना जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा कोई तूफान लाने वाला था और फिर उन्होंने वैसा ही किया। मेरे पति पर विदेश में फ़ोन लगा दिया। मैं वहीं पर उनके पास खड़ी थी। वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनकी बातों में इतना जहर भरा था कि मेरे पति भी मजबूर हो गए। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी और अपनी बातें उनके सामने रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने फ़ोन को हाथ लगाने नहीं दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी सास को जान से मार दूं, लेकिन मैं उस समय कुछ भी नहीं कर सकी। मेरे पति ने भी मुझसे कह दिया कि तुम्हें मेरी माँ के मामले में बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती। मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा। मेरा दिल काँप रहा था। मेरे पति बहुत गुस्से में था। जाहिर है उनकी माँ ने मेरे बारे में जो जो बातें कही थीं वह कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे पूछेंगे कि आखिर क्या बात है, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद ही फैसला सुनाया कि उनके विदेश जाने के बाद मैं बिगड़ गई हूँ। मैं उनके पीठ पीछे गुल खिला रही हूँ। उनकी इस बात ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। वह सिर्फ अपनी माँ की बात ही सुनेंगे और मुझसे पूछेंगे भी नहीं। एक बार भी मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। मुझे डिवोर्स दे दिया। मैं रोते रोते अपने मायके आ गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। लेकिन मैंने अपनी परेशानी की परवाह नहीं की, बल्कि अपने माता पिता का साथ दिया। उन्होंने इस बार भी जहाँ मेरा रिश्ता तय किया, मैंने खामोशी से वहीं पर शादी कर लिया। अपने माँ बाप का फैसला मानने का मुझे यह सिला मिला कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो गई, जिसे काम करने के लिए विदेश में जाना नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी कटेगी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में वह मेरी सास के बारे में बातें करने लगी। मैंने पूछा कि वह कैसी हैं। उनकी हालत पर वह अफसोस करने लगी और कहने लगी थी उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा कि उन्हें क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सास को तो तुम पर जुल्म करने की आदत थी, लेकिन जब उनकी बेटे ने दूसरी शादी की तब वह बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि रानी एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी और वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। लेकिन उस लड़की ने आते ही तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। रानी अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानती थी और अपने पति के सामने ऐसी ऐसी बातें करती थी कि वह बुढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती। जाहिर है वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी, इसलिए उसका रौब तुम्हारी सास पर बहुत ज़्यादा था। तुम्हारी सास तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करने की आदी थी। उसने अपनी दूसरी बहू के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक रात अंधेरे में उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारी सास को चोरी करने की आदत थी। पता नहीं उसे ये आदत कहाँ से लग गई। हालांकि भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ था, लेकिन शायद उसको चोरी करने का शौक़ लग गया था। अपनी बेटी को अपनी बहुओं की चीज़ें देना उसे अच्छा लगता था। अपने बड़े बेटे की बीवी के साथ उसने यही हाल किया था। अब तो उसकी इतनी बुरी हालत है कि उसकी
बहू रानी का दिल करे तो उसे खाना देती है, वरना तो उसे खाना भी नहीं देती। वैसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास के बारे में जानकर खुश तो नहीं थी, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है। सच तो यह है कि इंसान को अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में मिलकर रहती है। भगवान सबको उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।